प्यारे बच्चों, एटीएस टीचिंग विद तरुण सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पर आपको अध्ययन कराएंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे जैसे कागज़, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। मतलब रेशे क्या हैं? दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशे हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पौधे और जंतुओं से। दूसरा क्या है? मानव निर्मित रेशे, जिसे हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। कहने का मतलब यह है कि पॉलीमर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर कई सारी इकाइयाँ आपस में मिल जाती हैं, तब वो पॉलीमर या बहुलक का निर्माण करती है। चलिए इसको और थोड़ा आगे समझते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास क्या है? एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। इस फिगर को देखिए आप, इसमें एक माला है। माले में देखिए छोटे छोटी गुड़िया जो है आपस में जुड़ करके एक पूरे माले को बना रही है। ऐसा ही सेम पॉलीमर में भी होता है। छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिल करके एक बड़ी संरचना को बनाती हैं, जिसे पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। आइए थोड़ा आगे और भी अध्ययन करते हैं कुछ संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला प्रकार रेयान है आपका। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, मतलब रंगीन भी हम प्राप्त कर सकते हैं रेयान। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, अथवा ऊन के साथ अगर हम रेयान को मिलाते हैं तो कालीन और गलीचा बना सकते हैं। आइए कुछ इमेज देखते हैं। ये चादर देखिए, रेयान को कपास के साथ मिलाकर बनाई गई चादरें बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये कालीन देखिए, कालीन बनाने के लिए हम रेयान में ऊन को मिला देते हैं तो कालीन अच्छी सुंदर बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन मतलब पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसमें हम किसी भी पौधे या जंतु का उपयोग नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें हैं, रस्से हैं, तंबू है, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। आइए कुछ इमेज देखते हैं। ये जुराबें हैं जिसको आप पैरों में पहनते हैं जूते के साथ में। नायलॉन की होगी तो ज़्यादा समय तक चलेगी। अभी कॉटन का भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन नायलॉन का ज़्यादा अच्छा रहता है, चलता है ज़्यादा समय तक। ये स्लीपिंग बैग है
शयन थैला बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इसमें आप सो सकते हैं आसानी से और काफ़ी लंबे समय तक चलता है ये, इसीलिए नायलॉन का बनाया जाता है। ये रस्सा है नायलॉन का, इसे आप कहीं भी चढ़ने में यूज कर सकते हैं या कुछ बांधने में। मजबूत होता है ये और इस पे इन्वायरमेंट का भी फ़र्क बहुत कम पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, मतलब इसको प्रेस नहीं करेंगे ऐसे कपड़ों को तो भी आप पहन सकते हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, मतलब धुलने में भी आसान है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीज़ें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट क्या होता है? पॉलीइथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, पीछे हमने पढ़ा था बहुलक। बहुलक में क्या था कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिल करके बहुलक बनाती थी, वैसे इसमें छोटी इकाई के रूप में एस्टर है, वो कई सारी मिल करके पॉलिस्टर बन जा रही हैं। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर क्या है? एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से जाने जाते हैं। पॉलीकाट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकाट क्या है? पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब पेट्रो रसायन से ही हम संश्लेषित रेशों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगा होता है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। मतलब अगर हम प्राकृतिक रेशम को प्राप्त करके उससे कपड़ा बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, और एक्रेलिक सस्ता पड़ता है और ये रेशम की तरह ही दिखता है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या हैं? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। प्लास्टिक क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं हम। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती हैं तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती हैं। रेखीय का मतलब है कि एक सीधी रेखा में होगी संरचना, और तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध में वो रेखीय ना होकर के क्रॉस में भी होगी। आइए इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ऊपर वाले फिगर में एक सीधी रेखा में स्ट्रक्चर है और नीचे वाले में सीधी रेखा के अलावा ये क्रॉस में भी है। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है।
इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। पॉलीथीन आप प्लास्टिक बैग देखते हैं, वो एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन के बहुत सारे पार्टिकल मिल करके पॉलीथीन बनते हैं, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब हम कुछ विशेष तरह के प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका पहला है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली की स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब प्लास्टिक अगर ज़मीन में पड़ा है, फेंक दिया आपने, उस पर पानी पड़ा तो ऐसा नहीं कि वो गल जाएगा, गलने वाला नहीं है। या हवा के साथ क्रिया करके वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो कई हज़ारों साल तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक हल्का, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक का मतलब ये हुआ कि वो ऊष्मा और विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, गुजरने नहीं देगा, उसको कुचालक बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं प्लास्टिक का उपयोग क्या है। बहुत सारे उपयोग हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग है। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। मतलब खाना आपका पक जाएगा और जो प्लास्टिक का बर्तन है वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा उसमें। टेफ्लॉन एक विशेष प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। आजकल आपने सुना होगा टेफ्लॉन कोटिंग के बर्तन आते हैं। उसमें हम खाना बनाते हैं और वो नॉन स्टिक के नाम से मार्केट में मिलता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा। वो उसमें तेल और पानी चिपकता नहीं है, तो उसको आसान करना, उसकी सफाई करना बहुत आसान होता है, क्लीनिंग करना, और खाना भी जल्दी उसमें पक जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अग्निशह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो इसे अग्निरोधक बनाती है। मतलब मेलामाइन एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर लगा देंगे तो वो अग्नि का अवरोध करेगा, फायर रेजिस्टेंस है वो आग की मतलब अंदर नहीं जाने देगा उसको, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम प्लास्टिक और पर्यावरण।
प्लास्टिक का जितना उपयोग है उतना ही उसका नुकसान भी है हमारे लाइफ में। वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे कर रहा है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जो निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके लकड़ी हो गया, पत्ते हो गए पौधों के, या और भी ऐसी घास हो गई, बहुत सारी चीज़ें, आपके फसलें हैं, वो सब कुछ समय के बाद एनवायरनमेंट में उनका निम्नीकरण अपघटन हो जाता है जीवाणुओं द्वारा, या वो गल जाते हैं, ऐसा करके ख़त्म हो जाते हैं। जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कई हज़ार सालों तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक कई हज़ार सालों तक भी वैसे का वैसा बना रहेगा, इसीलिए वो अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। मतलब ये हमारे कुछ वो हैं जो हमें अपनाने हैं, जिससे हम पर्यावरण को प्लास्टिक से के प्रदूषण से बचा सकते हैं। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। आजकल लोग बाज़ार में जा रहे हैं तो एक शौक़ हो गया है कि कोई सामान लेके नहीं जाना, थैला नहीं लेके जाना है। उनको इंसल्ट महसूस होता है कि हमारा बेइज्जती हो जाएगा, और वहाँ जाएंगे मार्केट में वो, और उसको बोलेंगे हाँ थैले में सामान करके दे दो। वो थैले में सामान करके ले देगा, उसको टांग के लेके आ जाएंगे घर में, और बाद में प्रदूषण फैलाने में पूरा योगदान करेंगे। तो मेरा बच्चों से ये अनुरोध है कि प्लीज़ अपने आप फैमिली में बोलिए कि प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों को प्रयोग में लाइए। चलिए आगे देखते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R याद रखिए। उपयोग उसका देखिए। चलिए देखते हैं। पहला, कम करिए, मतलब प्लास्टिक का उपयोग आप कम से कम कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा, पुनः उपयोग करिए। अगर आप यूज कर रहे हैं कहीं और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि एक बार प्लास्टिक लेने के बाद उसको आप कई बार यूज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पुनः चक्रित कीजिए, उसको रिसाइकलिंग के लिए आप रखिए और उसको रिसाइकिल करवाइए। मान लीजिए आप प्लास्टिक है आपके यहाँ घर में आ रहा है, इकट्ठा हो गया, तो उसको आप बेच दीजिए। वो लोग ले जाता है अपना फैक्ट्री में, दोबारा रिसाइकिल होकर के वो आ जाएगा। उसको एनवायरनमेंट में आप मत ऐसे डस्ट फेंक दीजिए। आगे आपका पुनः प्राप्त करिए, रिकवर कीजिए उसको। उपयोग न करने, रिफ्यूज करें, मतलब पहला तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि हम उपयोग ही नहीं करेंगे प्लास्टिक को। ठीक है, ये आपके 5R हैं। इनका उपयोग करके हम वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं या उसमें योगदान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इस अध्याय से रिलेटेड प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्या हमने जो आपको पीछे पढ़ाया उसको हम इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, यह हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि ऐसे रेशे जो प्रकृति के स्रोत से न प्राप्त किए जाते हों बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हों, वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार क्या हैं। पहला एक्रेलिक और पॉलिस्टर है, दूसरा है रेयान तथा तीसरा है नायलॉन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। ऑक्सीजन, तो आपको जैसे पीछे हमने पढ़ाया था, रेयान का रेशा काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है।
और वो क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। लुगदी, लकड़ी की लुगदी वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए वो संश्लेषित रेशे में नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है हमारा पहला ऑप्शन, संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। तो क्या होगा इसमें, क्या हम फिल करेंगे, संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित तथा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संश्लेषण कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, एक बहुलक है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। हमें दो वस्तुओं के नाम बताने हैं जो उसकी प्रबलता को दर्शाती हो। चलिए उत्तर देखते हैं हम। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। पैराशूट में जो रस्सी लगी होती है वो नायलॉन की होती है और बहुत मजबूत होती है, उसको पहन के लोग ऊपर से कूदता है ज़मीन में। और चट्टान पर चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है वो भी बहुत मजबूत होती है, उसको लोग हुक के जरिए फंसाकर उस पर चढ़ जाते हैं। ये इसकी प्रबलता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। लाभ बताना है, देखिए क्वेश्चन भी ऐसा है कि हमको लाभ बताना है, नुकसान है तो उसका लाभ पूछ रहे हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। कुछ तो लाभ है तभी पूछ रहा है वो। चलिए बताते हैं। पहला, यह चिरस्थायी होता है, मतलब ये ज़्यादा समय तक खराब नहीं होता है प्लास्टिक का बर्तन और वो बहुत दिनों तक चलता है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। यह हल्का होता है, इसको कहीं भी आसानी से आप उठा कर रख सकते हैं जगह से दूसरी जगह। वही मेटल का होगा तो वो थोड़ा वज़न होगा, उसको उठा के ले जाने में नुकसान करेगा वो, और वज़न रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। चलिए तीसरा देखते हैं। यह मजबूत होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक में, ये पता ही है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। पीछे हमने पढ़ा था, अभी उसका अंतर हम इसमें देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या ऊष्मा का सुचालक है तथा इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। मतलब ये प्लास्टिक ऐसा है जिसको हम गर्म करके उसका आकार बदल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं उसमें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मतलब एक बार जिस आकार में हमने बना दिया वो उसी आकार में रहेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता या ऊष्मा का कुचालक है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। 1 डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड। आइए देखते हैं क्यों बनाएंगे हम। डेगची के हत्थे। डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की क्षमता होती है। मतलब डेगची के हत्थे प्लास्टिक के बने रहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, तो उसको आप पकड़ेंगे तो गर्म नहीं लगेगा, गर्म नहीं होता आसानी से क्योंकि वो हीट का बैड कंडक्टर है। चलिए दूसरा देखते हैं। विद्युत प्लग स्विच, प्लग बोर्ड।
विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है, मतलब आपको करंट नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। तो हमारा क्या है इसमें दिया है, टेलीफोन यंत्र है, प्लास्टिक खिलौने हैं, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों की प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक का कार्य, विद्युत स्विच। चलिए उत्तर देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे कि हम किसे चक्रित कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, सामग्री लाने वाले थैलों को भी कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन भी, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट में। पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, इनको आप नहीं कर सकते क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। आइए अब हम सलाहकार बन जाते हैं राणा जी को बताने के लिए। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं, इसलिए हमें राणा जी को सलाह देना है कि आप सूती कपड़े खरीदिए गर्मियों में, ना कि संश्लेषित कपड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर में देखते हैं, आइए। प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। पीछे हमने बताया था कि वो अभिक्रिया नहीं करता है किसी से, वायु में, पानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अन्य के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, दही, पानी या अन्य खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूप ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो नहीं भाई, एक पदार्थ का तो नहीं बनेगा क्योंकि एक थोड़ा मुलायम चाहिए, एक कठोर चाहिए। चलिए देखते हैं। नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूप ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ा एवं चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत एवं लचीले रेशे के बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। आइए हम सलाहकार बन जाते हैं। आंसर है आपका, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, मतलब इसका निम्नीकरण नहीं हो सकता। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। पुनः उपयोग कीजिए, बार बार उपयोग कीजिए उसका। आप अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का सामान, उसको तब तक यूज करते रहिए जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता, यूज करने लायक नहीं रह जाता। पुनः प्राप्त कीजिए उसको।
तीसरा है पुनः चक्रित कीजिए, मतलब रिसाइकलिंग के लिए उसको यूज कीजिए, आप रिसाइकल की उपयोग कम कीजिए या बिल्कुल ही मत कीजिए भैया, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए आप, वही ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, कॉलम 1 के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। कॉलम 1 में आपका क्या है, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, रेयॉन है, नायलॉन है। कॉलम 2 में क्या दिया है भैया, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता है। तो आप वीडियो को रोकिए और अपने कागज़ कलम उठा के उस पर मिला के देखिए आप कौन सा है, हमने पीछे आपको पढ़ाया है। चलिए हम बताते हैं क्या है। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता है, ये हमने पढ़ाया था कि उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कपड़े को ऐसा साफ़ कीजिए और वैसा ही पहन लीजिए, प्रेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिकुड़ता नहीं है ज़्यादा वो। चलिए टेफ्लॉन के बारे में देखते हैं। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि नॉन स्टिक के बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है जिससे उसको साफ़ करना आसान होता है क्योंकि वो चिकनाई को पकड़ता नहीं है। रेयॉन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ये कास्ट लुगदी से तैयार होता है। रेयॉन कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और नायलॉन क्या है, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और वे रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इसका यह है कि जो हम संश्लेषित रेशे प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम किसी पेड़ पौधे या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको हम काटते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए हम वनों का संरक्षण करने में सहायता दे रहे हैं संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। मतलब हम एक कह रहा है कि एक आप प्रैक्टिकल कीजिए, उस प्रैक्टिकल में आप दिखाइए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। आइए हम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उनके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु जब क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है।